नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरुस्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वह होगी यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, उस पर हमारी चर्चा होगी। ठीक, तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। हेडलाइन पहले से हम यहाँ पर लिख दिए हैं। यूनानी आक्रमण का प्रभाव कहाँ पड़ा है? भारत पर। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर उसके आक्रमण करने के दौरान क्या क्या भाई प्रभाव पड़ा, वो यहाँ पर जीता भी तो है। यहाँ पे कुछ क्षेत्रों को जीता, 6 भागों में उसने बांट दिया। अपने जीते हुए क्षेत्रों को सिकंदर ने 6 भागों में बांट दिया था। 3 भाग भारतीय सेनापति को नियुक्त कर दिया था और 3 भाग यूनानी सेनापति के अधीन कर दिया था। ठीक, तो इसी कड़ी में हम आगे अपनी बात कर रहे हैं। जो ये टॉपिक मेरा छूट गया था, उस दिन बहुत लंबी क्लास हो गई, इस वजह से नहीं बना पाए, तो आज हम पूरा कर दे रही हूँ। ठीक, तो कुछ पूछना है आपको? कुछ सवाल है बेटा? कुछ पूछना हो तो बताइए। आगे बढ़े, चलिए। देखिए, जब सिकंदर यहाँ आया तो भाई रहा तो वो 19 महीने, लेकिन 19 महीने में भी काफ़ी कुछ उथल पुथल मच गए। कुछ चीज़ें यहाँ के लोग उनसे अपना लिए। आपको तो हमने देखा कि कुछ लोग तो 2 लोग तो न्योता भेज दिए थे, आओ सिकंदर जी आक्रमण करो यहाँ। एक तो ऐसा महारथी था, राजा था, जो सीधे सीधे उनका यूनानियों का वंशज ही घोषित कर दिया, है ना। तो ये तमाम बातें थी। किन किन लोगों ने उन सिकंदर का विरोध किया, किस किस ने स्वागत किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो ये सारी बातें हम बता चुके हैं। अब आगे जो कल समझा दिया था पूरा, उसको पूरा लिख लिया है ना, कि लिखवाना पड़ेगा? जैसा हो बताइए। अभी मैं समझा रही हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से मैं समझा रही हूँ बेटा ना कि आप, हालांकि हम यहाँ से यहाँ तक लाइन नहीं लिख रही हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से लिख रही हूँ कि आप जब मैं बोल रही हूँ तो आप सुन के पूरी लाइन लिख सकते हैं, है ना। चलिए, अभी समझा रही हूँ, अगर नहीं हुआ तो पहले वाला बताइए, मैं लिखवा दूँगी। ठीक है, लेकिन आज का तो जो इस तरीके से मैं बनाई हूँ, उस तरीके से आप लोगों का लाइन पूरा बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, YouTube के जो विद्यार्थी लोग देख रहे हैं, थोड़ा आप इस चैनल के प्रचार भी करिए कि और लोग भी इसका लाभ लें। और देखिए, एक बात है कि अभी ना परीक्षाएं सब जगह शुरू हो गई हैं, तो जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों का थोड़ा ये कहना भी है कि थोड़ा समय रुक रुक करके क्लास दूं या तो बंद कर दूं। लेकिन अभी बंद कर दूंगी तो देखिए सही नहीं रहेगा, लेकिन बीच बीच में मेरी क्लास जाएंगी। और ये मेरे ख्याल से परीक्षाएं लोगों के 15-20 मार्च तक चल रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक रुक के क्लास जाएगा आप लोगों के पास। ठीक, तो जो अब तक मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको आप लोग याद कर डालिए, क्योंकि आगे बढ़ने से कहीं अच्छा होता है कि जो पिछला पढ़ा दिया गया है उसका एक एक लाइन याद हो जाना चाहिए। मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि एक आपका परीक्षा भी पास हो जाए और इतिहास को आप समझ भी जाएं। ठीक, समझदार तो हैं ही आप लोग भाई पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तभी तो आप इस परीक्षा के काबिल हैं, है ना। तो ये नहीं कहूँगी कि आपको कुछ नहीं पता है, पर मैं एक तरीके से पढ़ा रही हूँ। अगर बाकी लोगों की तरह पढ़ाना होता ना, तो अब तक प्राचीन खत्म हो गया होता, मध्य भी शुरू हो गया होता। ठीक, तो थोड़ा सा समय लेके पढ़ा रही हूँ, अच्छे से हो जाए। और एक बार आप लोग मुझसे पढ़ लिए तो दोबारा आपको प्राचीन इतिहास न पढ़ना पड़े। देखिए, मध्यकाल आधुनिक काल मेरे हिसाब से न सरल होता है, लेकिन प्राचीन थोड़ा सा समझना पड़ता है। मध्यकाल तो बहुत ही सरल, एक के बाद एक वो वंशावली चलती रहती हैं और
किसने किसने क्या किया, किसने किसने क्या बिगाड़ा, क्या सही किया, ये तमाम बातें रहती हैं। तो मध्यकाल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत मुश्किल से मुझे लगता है कि 20-25 क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि आपके परीक्षा में इसके पहले जो पीजीटी की परीक्षा हुई थी 2016 वाली, जो 19 में हुई थी, मेरे ख्याल से उसमें करीब 55 प्रश्न प्राचीन से अकेले आया था। ठीक, 55 आया था, मतलब 50 या 55 के बीच में प्राचीन से अकेले आया था। तो इसी हिसाब से मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ कि अगर आप प्राचीन मेरे द्वारा पढ़ लें तो आपका 55 नहीं तो 45 प्रश्न तो आ ही जाए मेरे पढ़ाने से। इस तरीके से मैं चल रही हूँ। चलिए, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो मेरे खुद के बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं, स्कूल में पेपर चल रहे हैं, तो मैं खुद भी व्यस्त हूँ। और जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है आकर के, जो दूर में बैठे हैं पढ़ रहे हैं, वो सबकी परीक्षाएं कहीं ना कहीं चल रही हैं। तो थोड़ा सा मैं उनको ध्यान में रखते हुए बीच बीच में क्लास में डालूँगी। ठीक, और आप में से कई सारे लोग मैसेज भेजते हैं वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। कई बार मेरे पास देखिए जवाब नहीं होता, क्योंकि मैं नहीं बना पाती हूँ। तो अब ये भी नहीं बता सकती हूँ कि नहीं आज ही आ जाएगा, तो जब मैं बना लेती हूँ तभी मैं डालती हूँ। ठीक, तो यूनानी आक्रमण का प्रभाव हम देखेंगे अब ध्यान से सुनो बेटा। ठीक, आप लोग भी समझिए, क्योंकि मैं लिखवाती भी रहूँगी और समझाती भी रहूँगी। ठीक है ना। मैं यहाँ अगर यहाँ पॉइंट दे लिखती हूँ तो आप उसे एक लाइन में लिखा करेंगे, ये नहीं कि ऐसे ऐसे उतार दें। समय देती हूँ स्क्रीनशॉट खींचने के लिए, खींच भी लिया करें, तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन समझना ज़रूरी होता है। बिना समझे ना कुछ नहीं होता। अब बार बार, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में ना ये सब गलतियाँ की हैं। हमें भी लगता था कि हमें ज़्यादा समझने बुझने की क्या चक्कर में पड़ूँ, मिल जाए हमें, हम रट लें, हमें क्या, हमें तो ये खाली टिक मारना है, हो जाएगा। पर ऐसा नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आँखों के सामने वो होता है, सही उत्तर हमें पता भी होता है, लेकिन प्रश्न इस तरीके से घुमा के पूछता है तो हम नहीं जवाब दे पाते। क्यों? क्योंकि हम तो एक एक लाइन में रटे रहते हैं, तो हम नहीं दे पाते। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझे रहेंगे ना, तो उसको एक दूसरे से जोड़ करके उसे एक अपने अंदाजे से, अपने विवेक से उसका एक सही उत्तर लगा सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है बच्चों, इसलिए मैं बता रही हूँ। खैर, बच्चों तक कह दिया, आप लोग बहुत बड़े होंगे भाई। ठीक, चलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ और साथ में लिखते कर रहिए। इतिहासकार, एक इतिहासकार हैं स्मिथ, इनका पूरा नाम है विंसेंट स्मिथ। इन्होंने कहा कि सिकंदर, विंसेंट स्मिथ इतिहासकार ने कहा कि सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। भाई वो आया तो था वास्तव में अभियान करने, यहाँ पे सबको मारते काटते, और मात्र 19 महीने ही रहा। उसकी सेनाएं सतलज नदी तक पहुँच पाई थी, सतलज नदी के आगे नहीं पहुँच पाई थी। और कहाँ पहुँची थी वो? ब्यास नदी तक। ब्यास नदी तक वो पहुँची थी, उसके आगे उन्हें सतलज नदी भी जाना था। ठीक है ना। इतिहासकार, क्या ज़्यादा छोटा हो गया क्या भाई? ये इतिहास लिखा है, ठीक ना। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार, विंसेंट स्मिथ के अनुसार सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया।
तूफान बड़ा तूफान की तरह चला गया। ये इसलिए लिख देती हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ लंबा लंबा इतना चलना पड़ता है, इसलिए यहीं पर टुकड़ों में ही लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। थोड़ा आप लोग समझ के लिख लिया करें। हालांकि सिकंदर का आक्रमण हालांकि सिकंदर का आक्रमण एक युगांतर का मतलब समझते हैं ना, नहीं समझते? युगांतरकारी घटना रही जिसके दूरगामी परिणाम निकले। दूरगामी का मतलब क्या होता है? परिणाम निकले, ठीक। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। हालांकि सिकंदर का आक्रमण एक युगांतरकारी परिणाम था। एक जो युगांतरकारी जो घटना थी, इसके पीछे देखिए क्या कारण था कि कई सारे यहाँ पर बदलाव भी हुए। अब जैसे ये वहाँ के छोटे छोटे क्षेत्रों को, राज्यों को जीत करके एक में तो मिला ही चुका था, और जब यह चला गया उसके बाद घनानंद, उस समय जब सिकंदर यहाँ आक्रमण करता है तो मगध का शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद नंद वंश का शासक था। तो कभी आपसे सवाल पूछे कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो भारत पर यहाँ पर मगध का शासक कौन था? तो घनानंद था, ठीक। या सिकंदर का समकालीन कौन सा राजा था? तो घनानंद था, ठीक है। एक मिनट, जरा ये मोबाइल बंद कर देते हैं, नहीं ये बजने लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ज़बरदस्ती का फ़ोन किए जाते हैं। हाँ, हम कहाँ बोल रहे थे? लो, कट गई बात। तो जब घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त शासक बनता है तो चंद्रगुप्त को पश्चिमोत्तर भारत का जो एरिया है उसे कई राजाओं को नहीं हरा के जीतना होता था, एक को जो हराया और सब उसके कब्जे में। तो ऐसे बहुत सारी, चलिए हम आगे बताते रहते हैं, ठीक। सिकंदर का आक्रमण भारतीय इतिहास के सिकंदर का आक्रमण भारतीय इतिहास के काल निर्धारण मतलब समझते हैं? निर्धारण का मुख्य आधार बना। मुख्य आधार। जब सिकंदर यहाँ पर आक्रमण करता है, भाई दूरगामी परिणाम में क्या, ये भी देखिए, यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर लेखन कला नहीं था, यहाँ पर भी बातों को लिखी जाती थी, लेकिन एक जो खास बातें थी उसको लिख दी जाती थी, लेकिन क्रमवार तरीके से नहीं लिखा जाता था कि आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों वो हुआ, या जो बीत गया कल उसमें क्या, मतलब तमाम प्रकार की बातें एक डेट और मतलब तारीख और सन की तरह लिखा जाने लगा, ठीक। यहाँ से चलिए आगे।
आधार बना और इसी से भारत के पहले कौन थे भाई? सम्राट, जो ऐतिहासिक सम्राट के रूप में माने जाते हैं। भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट सेंट्रोकोटस को क्या कहते हैं? सेंट्रोकोटस यूनानी भाषा में नाम है, लेकिन ये किसका नाम है? चंद्रगुप्त का नाम है। चंद्रगुप्त, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का पता चलता है, ठीक भाई। यहाँ पर सिकंदर के आक्रमण से भारतीय इतिहास का जो है काल निर्धारण का मुख्य आधार बनता है, ठीक। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के क्रमागत इतिहास लेखन, यही लिखते हैं, ये अगली लाइन बनाइए, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण ने, अब हम यहाँ पर बार बार लाइन के लिए सिकंदर सिकंदर लिख रहे हैं, जैसा कि सभी लोग या मैं खुद भी अब यहाँ पर हम सिकंदर ना लेके इसके आक्रमण के समय ऐसा हो वैसा हो, लेकिन कभी कभी ना इसके चक्कर में ना लाइनें टूट जाती हैं। हम सीधा सीधा अगर वो हम नाम लिखते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है, तो वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है। अब जैसे हमने सिकंदर का आक्रमण भारतीय इतिहास के काल निर्धारण का मुख्य आधार बना, ठीक, इतना। अगर हम यहाँ पर सिर्फ यूनानी आक्रमण का प्रभाव ने लिखा, अब हम ये लिख दे कि इस आक्रमण का भारतीय इतिहास के काल निर्धारण का मुख्य आधार बना, यह भी सही है, लेकिन देर तक याद करने के लिए ये इसका नाम लिख देना ज़्यादा अच्छा होता है। ये मेरा बेटा अपना अनुभव है, ठीक। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के क्रमागत इतिहास लेखन में काफ़ी मदद मिली। काफ़ी मदद की लिख दीजिए, मिली मतलब मदद की, ठीक। ये समझ में आया क्या? अभी कई बार इस बात को पता है कि जब आक्रमण हुआ तो एक तो काल निर्धारण, ठीक, यानी ये क्रमागत इतिहास लेखन यहाँ से शुरू होता है, एक के बाद एक बातें मिलती हैं, और यहीं से सेंट्रोकट्स या चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है, ठीक। अगली लाइन यहाँ लिख दे रही हूँ। सिकंदर के आक्रमण से विभिन्न स्थल मार्गों तथा जल मार्गों की भी जानकारी मिलती है। भाई वो लोग सिंधु से खैबर दर्रा से यहाँ पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ठीक। और ये लोग आपस में जगह जगह ढूंढते भी रहते हैं, क्या है कैसे है, यहाँ से वहाँ सब, तो इससे स्थलों का भी पता चला। चलिए एक तरीके से लिख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण से विभिन्न
स्थल मार्गों तथा जल मार्गों की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है या जानकारी हुई। ठीक, चलिए इसे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ज़रा। हो गया। जानकारी मिलती है, जानकारी मिली, ठीक ना, जिससे व्यापार वाणिज्य को काफ़ी बल मिला। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ। सिकंदर के आक्रमण से विभिन्न स्थल मार्गों, जल मार्गों की जानकारी मिलती है, जिससे व्यापार वाणिज्य को काफ़ी मदद मिला। ठीक, इस आक्रमण से ही भारत फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। ठीक, आपने नंबर डाल दिया था ना, नंबर डालना हमने भूल गए। जहाँ हमने लिखाया है सिकंदर का आक्रमण भारतीय इतिहास के काल निर्धारण का मुख्य आधार बना, तो वहाँ 1 नंबर डालिएगा। उसके पहले 2 लाइन तो हमने एक भूमिका के तौर पे बनाया था कि स्मिथ के अनुसार सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। हालांकि सिकंदर का आक्रमण एक युगांतरकारी घटना रही। ठीक, यह एक भूमिका के तौर पे है। सिकंदर का आक्रमण जहाँ से लिखा है काल निर्धारण, वह 1 नंबर डालिए। 2 नंबर डालिए, सिकंदर के आक्रमण ने भारत में क्रमगत इतिहास लेखन में काफ़ी मदद मिली, वह 2 नंबर। ठीक, तीसरा नंबर, सिकंदर के आक्रमण से विभिन्न स्थल मार्गों तथा जल मार्गों की जानकारी हुई है, वह और ये पूरा। ठीक, यह 3 नंबर में हो जाएगा। और चौथा नंबर दरअसल बेटा हम भूल गए ना नंबर लिखवाना, इसलिए चौथे नंबर की हम बात कर रहे हैं। चौथा नंबर, ठीक, सिकंदर के आक्रमण के दौरान ही कई नए नगरों की स्थापना की, जैसे
कौन कौन से नगर थे जरा देखते हैं। जैसे अलेक्जेंड्रिया, 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 ठीक। इसको एक और नाम से जानते हैं, सिकंदरिया का ना, सिकंदरिया, ठीक। ये जो अलेक्जेंड्रिया जो क्षेत्र था, यह अलेक्जेंड्रिया जो क्षेत्र है, जो सिकंदर ने भाई नगर की जो स्थापना किया, अलेक्जेंड्रिया क्षेत्र का जो नगर का स्थापना किया, वह काबुल और सिंध क्षेत्र को, काबुल और सिंध क्षेत्र के बीच का जो हिस्सा था, वह अलेक्जेंड्रिया क्षेत्र मतलब नगर नाम से बसाया, ठीक है ना। आगे लिखिए निकाया, ये जैसे है यहाँ पर कॉमा दे दीजिए, एक है निकाया, निकाया। अब ये जो निकाया जो नगर है, ये निकाया नगर किस लिए बनाया था? भारतीय विजय की स्मृति में बनाया था। भारतीय विजय की स्मृति में निकाया नगर बसाया था। कौन? सिकंदर ने बसाया था। और यह निकाया वही स्थान है जहाँ पर सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, यानी पोरस जहाँ सिकंदर से हार गया, वही निकाया नगर बसा। और यह झेलम, ठीक, यह कहाँ था? झेलम नदी के तट पर। ये जो निकाया नगर था, यह झेलम नदी के तट पर था, ठीक। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ना आए तो बताइए तुरंत। आप लिख सकते हैं निकाया झेलम नदी के तट पर है। और इसी निकाया में आप लिख लीजिएगा, ये भारतीय विजय स्मृति लिखे है ना, तो आप यहाँ पर पोरस से युद्ध के संदर्भ में यह बात आप लिख सकते हैं, ठीक। एक और लिखिए बुकेफल, बुकेफल एक हो, ये अलेक्जेंड्रिया एक नगर हो गया, एक हो गया निकाया, एक हो गया बुकेफल, बुकेफल। ये किस लिए नगर बसा? बुकेफल किस लिए नगर बसा था? यह घोड़े की स्मृति में, घोड़े की स्मृति, ठीक, घोड़े की स्मृति में बुकेफल नगर, जो ये बुकेफल नगर जो सिकंदर ने बसाया, वह घोड़े की स्मृति में बसाया। सिकंदर का जहाँ पर घोड़ा युद्ध करते मारा गया था, उसी के स्मृति में यहाँ पर उसके नाम से यह नगर बसाया था, ठीक। समझ में आ रहा है? अरे भाई, सिकंदर के आक्रमण के दौरान ही कई नगरों की स्थापना की गई, ठीक। अलेक्जेंड्रिया, ये अलेक्जेंड्रिया का एक नाम है सिकंदरिया, ठीक। यह कहाँ पड़ता है? काबुल एवं सिंध के क्षेत्र मिला करके, काबुल और सिंध का क्षेत्र मिला करके अलेक्जेंड्रिया बसाया गया था, ठीक। निकाया भारतीय विजय की स्मृति में, जहाँ पर पोरस से युद्ध हुआ, पोरस जहाँ हार गया झेलम के तट पर, वही निकाया है। और ये बुकेफल, ये वह स्थान है जहाँ पर सिकंदर का घोड़ा मर गया था, उसके नाम पर यहाँ पर नगर बसा दिया, ठीक। अब यहाँ पर एक आप और नाम लिख लीजिए, सोडियन, सोडियन आदि। सोडियन भी एक नगर था, आदि। इतने ही आपसे पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक। अब 5वें नंबर पे लिखिए पाँचवें नंबर पे, इस आक्रमण के दौरान ही सिकंदर ने, इस आक्रमण यहाँ पर लिख दे रही हूँ, सिकंदर के आक्रमण के दौरान ही, ठीक। इस आक्रमण
के दौरान ही सिकंदर ने नियार्कस ये नियार्कस ये जो नियार्कस है यह सिकंदर का मित्र भी था। नियार्कस सिकंदर का भाई मित्र था। कभी प्रश्न पूछ दे कि नियार्कस और सिकंदर में को संबंध था क्या, भाई मित्रता का, ठीक। और ये जो नियार्कस था यह जल सेना अध्यक्ष था, यानी नौसेना अध्यक्ष। यह क्या था, जल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष या नौसेना लिख दीजिए, नौसेना अध्यक्ष, ठीक। नौसेना इसे ब्रैकेट में कर दिए। अध्यक्ष को सिंधु नदी तथा इसके आसपास, सिंधु नदी तथा इसके आसपास के बंदरगाहों की बंदरगाहों को खोजने भेजा था, ठीक। सिकंदर जब यहाँ आक्रमण कर रहा था तो उसने नियार्कस, अपने मित्र को, नियार्कस के यहाँ कहीं लिख दीजिएगा मित्र था, ठीक। तो और यह जल सेनाध्यक्ष भी था, यानी ठीक, नौसेनाध्यक्ष। और इसको सिंधु नदी तथा इसके आसपास जो बंदरगाह हैं उनको खोजने के लिए भेजा कि जाओ नियार्कस ज़रा ढूंढो क्या बंदरगाह है यहाँ, कितने हैं, कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें, हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो चीज़ें ले गया, पता लगाया और किया, ठीक। अब यहाँ पर एक 6 नंबर डालिए। बात समझ में आ रही बेटा? अच्छा, 6 नंबर, यूनानी प्रेरणा से कला तथा, लिखिए, यूनानी प्रेरणा से कला तथा ज्योतिष के क्षेत्र में प्रभाव पड़े या पड़ा, ठीक ना, प्रभाव पड़े, जैसे, हाँ बता रही हूँ, जैसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जैसे लिख दीजिए, बता रही हूँ, जैसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यूनानी हेलेनिस्टिक आर्ट यूनानी हेलेनिस्टिक आर्ट या कला के प्रभाव से कालांतर में गांधार मूर्तिकला का विकास हुआ। गांधार, हाँ बता रही हूँ, रुकिए, मूर्तिकला का विकास हुआ।
बेटा यही सब तो समझाना है, बाकी तो सब आप पढ़ ही लोगे, किताब एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने यह बात समझा दिया कि अपने मित्र नियार्कस को बंदरगाहों को खोजने के लिए भेजा, यह बात बता दिया। अब यहाँ पर यह लिखा है हमने कि यूनानी प्रेरणा से, यानी जब यहाँ पर यूनानी लोग आए, सिकंदर का आक्रमण हुआ तो भाई 19 महीने रहा। तो जिस तरीके से यहाँ इसने नगर बसा दिए, उस तरीके से यहाँ के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में कुछ न कुछ प्रभाव इतना पड़ा कि हेलेनिस्टिक आर्ट कालांतर में ये देखने को मिलता है। मूर्ति कला, बुद्ध की जो प्रतिमा है ना, ये जो घुंघराले बाल, उनके कान बड़े सुंदर सुंदर बनते हैं, ये इसी हेलेनिस्टिक आर्ट के अंतर्गत बनता है। यह जो ये जो गांधार मूर्ति कला है, गांधार मूर्ति कला जो बुद्ध भगवान की मूर्ति बनती है ना, घुंघराले बाल, तो वहाँ पर इनके एक देवता थे, उनका नाम था अपोलो। उस अपोलो देवता के हिसाब से उनको मान के कि भाई उन्होंने वहाँ के देवता को इस तरीके से देखा, तो जब यहाँ भाई रहे तो बुद्ध की भी मूर्ति उस तरीके से बनाते हैं। हालांकि ये आक्रमण तो यहाँ हो रहा है, ये 6ठी सदी में, लेकिन यह मूर्ति कला कब देखने को मिलती है? कालांतर में। हमने क्या लिखा? कालांतर लिखा है। कालांतर का मतलब इसके बाद। कब? 6ठी सदी के बाद मौर्य काल आएगा। मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल जब आता है ना, तो इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ। ठीक, ये इस वाली मूर्ति की देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमने देखिए कला, ये हम एक बात बताए कला, और दूसरी बात बताई ज्योतिष। कला में एक बात है हेलेनिस्टिक आर्ट हमने बता दिया, अब थोड़ा ज्योतिष की बात सुनिए। हाँ, और भी बातें बता रहे हैं इस कला में, अभी रुकिए तो ज्योतिष पर अब बता दें, नहीं तो फिर आप बाद में अलग से टोकेंगे। ज्योतिष देखिए, जब यहाँ पर लोग आए तो ये लोग अपनी एक कुंडली बनाने की विधा भी यहाँ पर दें। यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें यूनानी सीख के गए। ये सिकंदर थोड़ी सिखा रहा था भाई, उनके साथ कुछ विद्वान भी आए और यहाँ के से विद्वानों को उन्होंने अपनी बातें दिया, और यहाँ से विद्वानों से वो चीज़ें लेके भी गए। आना जाना तो चलता ही रहा। ठीक, सॉरी। देखिए, अभी हम ये बता रहे थे कि इस आक्रमण के दौरान ज्योतिष कला का ज्योतिष विधा जो है, एक जो कुंडली बनाने की विधा है ना, इन्हीं की प्रेरणा है, इनकी ही देन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ज्योतिष का ज्ञान नहीं था, यहाँ पर भी था। यहाँ पर भी ज्योतिष का ज्ञान था लोगों के पास। बहुत सारे नक्षत्र गणनाओं की जो अच्छे तरीके से जो विधि है, जो कुंडली बनाने देने की, इस महीने में ये होगा, ये होगा, इस साल में ये होगा, इस तरीके के तमाम बातें इस यूनानियों द्वारा ही अच्छे तरीके से पता चला। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ज्योतिष नहीं था। ठीक, यहाँ पर भी था। हाँ, क्या ज्योतिष? बेटा देखो, जितनी ज़रूरत है इतनी ही हम बताएंगे। ज्योतिष पे ज़्यादा चर्चा ठीक नहीं है, क्योंकि यह भी एक विद्या है। ठीक, यह भी एक विषय है। इस ज्योतिष पर भी बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं। ठीक, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा नहीं, अच्छा है। और रही बात मानने न मानने की, तो देखो अपना अपना विचार है। नहीं नहीं नहीं, इस पर आप ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना बेटा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि प्रचार आता था टीवी में। ठीक, उसमें एक बच्चा है, वो टॉफ़ी लिया रहता है, चॉकलेट था, तो वो बोलता है कि कैसे, तो वो खा लेता है, कहता है कि मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। तो मतलब वही है कि आप पहले इसको जानिए, तभी आप समझ पाएंगे कि नहीं वास्तव में सही है कि गलत है ना।
अब आजकल तो अगर हाँ इतना ही कहूँगी कि अगर आपको अगर नहीं विश्वास है, देखो मैं मानती हूँ ठीक, नहीं तो आजकल तो मोबाइल में भी आते हैं ये सब। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद है तो डालिए और देखिए कि उसमें क्या लिखा है। उसकी बातें आपसे आप जो सोचते हैं समझते हैं अगर मिल रही है तो मान लो कि फिर ये सच है, क्योंकि इसको थोड़ी ना आपने बताया मोबाइल को कि हमने इस साल ये किया था, ये होने वाला था, नहीं हुआ, है ना। कि मिलनी खाओ खुद जान जाओ, ठीक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलते। देखो बेटा, जब कोई रिसर्च करके इस पर बनता है तो सभी के सभी इंजीनियर भी तो बनता है ना, क्या सारे के सारे उनके बिल्डिंग अच्छे होते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, कोई इतना मेहनत करके पढ़ लिख करके अगर यही काम करेगा ज्योतिष विद्या का, तो भाई उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उसको तो कुछ करना होगा ना। तो मिला जुला के कुछ है। अब इसमें ज़्यादा अब चर्चा मत करवाओ, नहीं तो फिर ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगी, है ना। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा मान लो, ठीक है। इतने आप इतने ही समझिए, ठीक। देखती हूँ कटवाना पड़ेगा मुझे ये बात। चलिए, तो हमने आपको इस ठीक है इसकी बात बता दिया। आप लिख भी सकते हैं कि कुंडली बनाने की विधा का ज्ञान जो है यहाँ पे लाइन पे लिख लीजिए। ज्योतिष का प्रभाव जो पड़ा है, कुंडली बनाने की विधा यूनानियों से ही प्राप्त हुआ है। आप लिख सकते हैं बात अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये हेलेनिस्टिक आर्ट की बात है, यही बाद में कालांतर में, यहाँ कालांतर लिखा, कालांतर यानी मूर्तिकला, गांधार मूर्तिकला का विकास होता है। बुद्ध भगवान के जो अच्छे अच्छे उनके बाल उल घुंघराले बाल उल बनते हैं, अच्छी मूर्तियाँ, और वो पीछे आभा लिए होता है ना, जिसको भाई आप यहाँ साधना में, योग साधना में हम लोग बोलते हैं ना, एक ओरा होता है, तो पीछे कुछ बना उना के रहते हैं, तो उस तरीके के यहीं से ही आया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आया, कुछ और बोले? पहले इतना स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जैसे खींचना है। देखिए, और ये इसमें जो कला की बात है, हमने आपको हेलेनिस्टिक कला की बात बता दी। और जो अशोक का स्तंभ जो बना है, अशोक ने स्तंभ बनवाए हैं, उस पर जो पशुओं का अंकन हुआ है, पशुओं का जो चित्र हुआ है, वो कहीं न कहीं इस यूनानी कला से ही मेल खाते, उन्हीं का देन है, ठीक। वहीं से सीखा है भाई, ठीक। आप 7वें नंबर, 6 नंबर हमने कर दिया था ना, 7 नंबर लिखिए। देखिए, अशोक के स्तंभ के ऊपर, अशोक का मतलब जानते ना, मौर्य राजा अशोक। ये तो बाद में आ गए, ये नहीं कि अभी यहीं पर हम विदेशी आक्रमण पढ़ा रहे हैं और हम यहाँ पर, क्योंकि ये हम बाद वाली भी बात बता रहे हैं, ठीक। कालांतर में क्या हुआ, अशोक के स्तंभ के ऊपर पशुओं का अंकन, पशुओं का अंकन मतलब चित्र, ठीक। चित्र बना हुआ ना, कुछ आपने देखा कि नहीं देखा है? हाँ, जब पीसीएस मतलब पीसीएस के सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करते हैं तो मेंस में आर्ट एंड कल्चर एक अलग ही पेपर होता है, ठीक। तो उसमें इन सब चीज़ों को पढ़ना होता है। हाँ भाई, पढ़ना होता है, हाँ। तो अच्छा, इन सब चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना है तो
लेकिन आप इसी में पीएचडी करने लगोगे, अभी आपको परीक्षा देना है ना, नहीं किताब नहीं बताऊँगी, नहीं फिर लगोगे वहीं पढ़ने, फिर मेरा आप एक एक प्रश्न ले करके मेरा परेशान करते रहोगे। क्योंकि बेटा उसमें जब बता तो दूँगी, अभी आप पढ़ लो, थोड़ा सा मेरे द्वारा सीख लो तो चीज़ें पढ़ लेना, है ना। अब क्या है कि जब हमें कुछ सी जानकारी होती है तो हम उसके लिए उत्सुक होते हैं, उसको और जानने लगते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब हम पीएचडी करने लगते हैं, और पीएचडी करने के दौरान हम भूल जाते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान जुटा लेते हैं, असली एक लाइन उत्तर देना वो हम दे नहीं पाते, है ना। अंकन यूनानी प्रभाव दर्शाता है, अंकन यूनानी प्रभाव दर्शाता है। आठवें नंबर पर लिखिए, पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर, हाँ समझा रही हूँ, इसको लिख ले, पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी मुद्राओं का मुद्रा का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? मुद्राओं का अनुसरण कर उलूख शैली के सिक्के ढाले गए। पूरा लिख ही लेते हैं, समझाते बेटा, थोड़ा सा लाइन से लिख लेते हैं, मैं इसको तुरंत समझा रही हूँ, ठीक है। सिकंदर की कुछ चांदी की मुद्राएं, सिकंदर की कुछ चांदी की मुद्राएं तक्षशिला के एक मृदभांड में मिली है, जिसे सिकंदर और फिलिप की भी जिसमें सिकंदर और फिलिप की भी मुद्रा थी। एक और आगे यहीं इसी में लिखिएगा, ठीक ना। ये वो सिक्के हैं जिसे स्वभूति का एक नाम हमने और बताया था ना, क्या नाम था उसका? सोफाइटीज, स्वभूति या सोफाइटीज ने चालू किया था, यानी कि अपने राज्य में। हाँ, अब इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक। हम ये बता रहे हैं कि ये तो बता दिए थे ना कि अशोक के स्तंभ के ऊपर पशुओं का अंकन यूनानी प्रभाव को दर्शाता है। यहाँ पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी मुद्राओं का भी प्रचलन देखने को मिलता है कि जब यहाँ पर सिकंदर आया, भाई इसका इतना प्रभाव पड़ा कि जिन राजाओं से इनकी संधि हुई, यहाँ पर अपना
सेनापति नियुक्त किया, वहाँ इसकी सिक्के भी ढालने का प्रमाण मिलता है यहाँ पर। और ये मुद्राओं का जो है, यहाँ के जो भी राजा थे, ये मुद्राओं, यहाँ के यूनानी मुद्राओं का अनुसरण किया, यानी यूनानी मुद्राओं को के हिसाब से इन्होंने उलूक शैली के सिक्के ढाले। यहाँ के जो शासक थे जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर थी, वह उलूक शैली के सिक्के ढाले अपने राज्य में। ठीक सिकंदर की, और सिकंदर की कुछ चांदी की मुद्राएं, चांदी वाली मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं कहाँ से मिली है? तक्षशिला के एक मृदभांड से मिली है। और यह जो मुद्राएं हैं जो तक्षशिला के मृदभांड में जो मिली, और यह सिकंदर और फिलिप की मुद्राएं थी। इसका मतलब यह है कि सिकंदर और फिलिप की मुद्राएं थी, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से आया। ठीक भाई, ये जो राजा लोग थे, इन लोगों ने ढलवाया। ठीक, अब सिकंदर भी तो राजा था, सिकंदर ने जो भी मुद्रा चलाया उसके हिसाब से भी उसकी भी नकल करके इन लोगों ने मुद्रा चला दिया। और जो सिकंदर के पिताजी फिलिप द्वितीय जो सिक्का चलाए थे, उनके भी नाम के ये लोग सिक्का चलाए। तब यहाँ पर जैसे भी एक मटके में, घड़े में, मृद भांड का मतलब है, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। ठीक, मिट्टी के बर्तन में, हालांकि कुछ संख्या भी है, उसका संख्या आपसे नहीं पूछेगा इसलिए नहीं लिखवा रही हूँ, तो वो मिले तो, और उसको यह मतलब जांच किया गया है कि वह सिकंदर और उसके पिता फिलिप के समय का सिक्का है, यानी उसके समय के सिक्कों को यहाँ के लोगों ने ढलवाया। और ये जो स्वभूति है, स्वभूति या सोफास्टिस, ये सिक्के जो तक्षशिला में जो सिक्के मिले वो इसने चलवाए थे, स्वभूति ने। ठीक, ठीक है ना? अब बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ 8 नंबर, अब 9 नंबर पे देखिए। 9 नंबर। अरे भाई काहे परेशान हो, समझा रही हूँ थोड़ा सा। मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, कभी कभी जब आप टोक देते तो आगे पीछे, या मैं ही कोई बात बोल रही हूँ और उसमें अचानक दिमाग में कुछ और आता है कि अरे ये बताना है, तो वो आगे वाली बात रही जाती है। अब बहुत बार ऐसा होता है। सिकंदर के आक्रमण से, लिखिए, सिकंदर के आक्रमण से भारत में कुछ यूनानी शब्द प्रचलित हुए। भारत में कुछ यूनानी शब्द प्रचलित हुए। भाई ये जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे यवन प्रिया, यवन प्रिया, और दूसरा नाम है यवनिका। ठीक, इसका मतलब, अच्छा हाँ, मतलब बता दे रहे हैं। इसका जो है, ये यवन प्रिया का मतलब होता है गोल मिर्च, काली मिर्च। ठीक, यवन प्रिया का मतलब है काली मिर्च। काली मिर्च, काली मिर्च जानते हैं ना भाई, काले रंग का छोटा छोटा होता है। तो इनको बड़ा पसंद था क्योंकि ये लोग मांसाहारी भोजन करते थे। और आप कभी मोबाइल में देखिएगा भी, काली मिर्च, एक काली मिर्च में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसमें ऐसे गुण होते हैं कि अगर आप कहीं से लेप कर देंगे तो वो जो भोजन है सुरक्षित रहेगा। तो शायद ये लोग लेप वगैरह करते रहे होंगे और उसको गरम मसाला के रूप में जो भी कुछ कर रहे होंगे। तो मतलब इसकी ज़्यादा खपत थी इनके पास भाई। यहाँ तक कि अंग्रेज भी तो आए थे काली मिर्च लिए, है ना। तो यवन प्रिया का मतलब है काली मिर्च। और ये जो यवनिका है, यवनिका का मतलब होता है, पहले लोग नाटक करते थे तो उसको नायक और नायिका आने के पहले ही एक पर्दा लगा होता था। नाटक लिख लेते हैं, नाटक या रंगमंच, नाटक या रंगमंच,
रंगमंच का पर्दा भाई, ठीक। नाटक या रंगमंच भाई, रंगमंच मतलब वही जहाँ आज के तारीख में आप अगर देखेंगे तो कहाँ को ये रंगमंच समझते होंगे आप लोग। वैसे भी जब दशहरे का समय आता है तो जहाँ पर दशहरा रावण दहन होता है वहाँ अक्सर करके रामलीला होता है, तो उस दौरान आज के समय में वही देखने को मिल सकता है भाई। वो जो पर्दा आता है, फिर राम आएंगे या रावण आएंगे, जो भी आएगा तो पर्दा उठता है, ठीक। तो वही पर्दा है यवन, यवनिका, नाटक या रंगमंच का पर्दा। अच्छा, रामलीला नहीं देखे हैं? हाँ, तो रामलीला कहाँ से देखोगे भाई, घर वाले जाने नहीं देंगे। तो रात को भी तो होता है। हाँ, ये एक परंपरा है। और इसे पहले तो जब रामलीला होता था तो लोग श्रद्धा भाव दिखाते थे, खूब भीड़ लगती थी। अब तो हमें नहीं लगता कितनी भीड़ लगती हो। हाँ, बचपन में एक बार मैंने भी देखा था। और क्या देखा था रामलीला में, जिस दिन धनुष टूटता है ना, उसे धनुष यज्ञ बोलते थे उसी दिन। और बड़ा देख रहे थे, रात था, छोटे थे तो देख तो रहे थे, लेकिन धनुष टूटने के पहले ही नींद आ गई, सो गए। अब घर वाले तो बड़ा जगा रहे थे, वो भी बड़े रोध होकर के हम गए हुए थे लोगों के साथ। लोग ले नहीं जा रहे थे मुझे, लेकिन धनुष टूटते नहीं देखा। चलिए कहाँ पहुँचे भाई। हाँ, तो ये है, ये शब्द यहाँ पर प्रचलित हुए, ठीक। ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसे, इतना स्क्रीनशॉट हो गया, खींचिए। हाँ, बस ख़त्म है, काहे परेशान हो इतना। अच्छा, 1 घंटा हो गया। ओहो, पता नहीं, मुझे तो नहीं देखा बेटा, हो सकता है 1 घंटा हो गया हो। ठीक है, एक और तथ्य समझा देते हैं। देखिए, जब यहाँ पर सिकंदर आया, जीतते जिताते और संधि करते कराते रहा तो 19 महीने ही, तो उसके यहाँ विद्वान लोग भी थे, वो विद्वानों को भी कदर करता था, ठीक। तो यहाँ पर भी जो संत महात्मा थे उनके ऊपर भी सिकंदर का ध्यान जाता है। और तक्षशिला में कई सारे विद्वान होते हैं, जो संत लोग होते हैं, महापुरुष, उनको बुलावा भेजता है कि आप आओ। लेकिन वो उनमें से एक आते हैं, बाकी तो नहीं आते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक। मान लीजिए अगर पूछ दे, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक। ये जो सिकंदर है, सिकंदर क्या करता है, तक्षशिला से कुछ क्या करता है, कुछ साधु संत, ठीक ना, सही लिखा ना, साधु। हाँ भाई, कहीं कहीं ना मात्रा छूट जाता है। साधु संत को बुलावा भेजा। साधु संत को क्या हुआ, कुछ साधु संत को क्या किया, क्या भेजा, बुलावा भेजा। और ये बुलावा लेके गया कौन था, एक नाम है, उसका नाम है हाँ याद आएगा, चलिए, आनेसिक्राइटस। ये जो आनेसिक्राइटस है, ये जो बंदा है आनेसिक्राइटस, यही गया था इन साधु संत को बुलाने, सिकंदर के आदेश पर, ठीक। अब ये जो साधु, भाई सही तो संत तो सही लिखा है, साधु, ये जो साधु संत हैं, इनमें से सब नहीं आते हैं, इनमें से एक साधु आते हैं, उनका नाम है कल्याण। उनका नाम था कल्याण,
ठीक। ये जो कल्याण है ये आते हैं सिकंदर से मिलने, ठीक, सिकंदर से मिलने आते हैं ये कल्याण जी। और ये कल्याण मिलते कहाँ हैं? ये काबुल, ठीक, ये काबुल मिलते हैं। ये काबुल में मिलते हैं कहाँ? सिकंदर से। काबुल मिलते हैं सिकंदर से, ठीक। बात समझ में आ रही है? अब इतना गहराई में नहीं पूछेगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि यह भी एक काबुल में कल्याण जो है सिकंदर से काबुल में मिलते हैं, लेकिन ये वापस नहीं जाते, ये यहीं पर अपनी समाधि ले लेते हैं। समाधि ये यहीं पर इसी काबुल वाले स्थान में ये अपनी समाधि ले लेते हैं कल्याण। और ये अकेले आते, एक और थे, एक और संत थे, ये कल्याण के अलावा, यहाँ लिखती हूँ, ठीक, समझ जाएंगे ना वहाँ से। कल्याण के अलावा एक और संत थे, उनका नाम था मंडन। मंडन, ठीक। ये जो मंडन, मंडन क्या है भाई? संत ही लिखती हूँ, नहीं तो आप लोग घबरा जाएंगे। संत, मंडन, ये जो संत थे साधु, ये नहीं आए, ये नहीं गए सिकंदर के पास। इन्होंने कहा कि मैं तो भाई तुम यहाँ पर आ गए हो, जीत रहे हो, सब संधि कर रहे हैं, हार जा रहे हैं, लेकिन अब तुम यहाँ पर भाई राजा बन गए हो, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। भाई तुम राजा हो तो तुम मेरी सिर काट सकते हो, सिर काट सकते हो। तुम चाहो तो भाई मेरे, ये नहीं आए, ये मना कर देते हैं, ये अपना संदेश भेजते हैं कि मैं नहीं आऊँगा। किसको संदेश देते हैं? इसको, आने सी क्रिटाइस को संदेश देते हैं कि जाओ अपने सिकंदर को कह दो कि मैं नहीं आऊँगा, ये चाहे मेरा सिर काट सके, काट दे, लेकिन मेरी आत्मा, मुझे, मेरी आत्मा को ये नहीं नष्ट कर सकता। यानी अपनी आत्मा की इन्होंने पुकार सुनी मंडन संत ने, और वो नहीं गए, ठीक, समझ में आया? हाँ, ये जो है मेरी सिर काट सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा, आत्मा नष्ट नहीं कर सकते, ठीक, नहीं कर, ठीक। तो इनकी आत्मा तो भाई नष्ट करे तो मार लो कुछ भी, लेकिन इनकी आत्मा से अपनी अधीनता तो ये नहीं स्वीकारेंगे, ठीक। तो आप इसे चाहे तो अपने शब्दों में लिख लीजिएगा 10 नंबर डाल के, ठीक है ना? ये समझ में आए? चलिए अब कुछ, अब इसका जो भी यहाँ प्रभाव पड़ा उसका निष्कर्ष क्या निकला थोड़ा समझाते। आप चाहेंगे इसको खींचना है, खींच सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिएगा तो सही रहेगा, लिख लीजिएगा, है ना? चलिए, लिखिए, बोल दूँ? लिखिए, पश्चिमोत्तर भारत की विजय कर सिकंदर ने, लाइए लिखे देती हूँ, नहीं तो कहेंगे बहुत जल्दी बोल दिया। पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर भारत की विजय कर, भारत की विजय कर सिकंदर ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को बढ़ावा ही दिया। भारतीय एकता को बढ़ावा ही दिया था, जिसका लाभ कालांतर में, जिसका लाभ
कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया और आसानी से इन क्षेत्रों को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, आप इसे स्क्रीनशॉट खींचिए पहले, तुरंत। हो गया? ठीक। देखिए, जब सिकंदर आया तो यहाँ पर बहुत सारे प्रभाव हुए, लेकिन यह सब क्षेत्रों को एक तहस नहस भी तो कर देता है, कमज़ोर कर देता है, अपना वहाँ पर प्रभुत्व स्थापित करता है। जब चला जाता है तो वहाँ 6 भागों में क्षेत्रों को बांट करके 3 को भारतीय सेनापति के अंतर्गत वह सुपुर्द कर देता है और 3 यूनानी सेनापति के अंतर्गत। ठीक, तो अब हुआ क्या कि यहाँ पर एकता हो गया है भाई, एक। अब यहाँ पर ये बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, हमने यहाँ बताया था ना, इस तरीके से यहाँ छोटे छोटे राज्य थे। अब क्या हुआ, छोटे छोटे ये जो दुनिया भर के राज्य थे, अब उसको ये सब हट गए, ये सीधे सीधे एक बन गया, है ना। ये सीधे सीधे मान लो एक बन गया। तो अब क्या करता है, यहाँ है मगध। ठीक, अब मगध से ये जो है आक्रमण करता है, एक को हराया और इसके क्षेत्र में सभी आ गए। कौन? यहाँ मगध से चंद्रगुप्त। ठीक, यहाँ पर सबको हरा के अपने में, और ये क्या हुआ, पूरा भारत। ठीक, तो इस तरीके से यह भारतीय एकता को बढ़ावा दिया। ठीक, भारतीय एकता को बढ़ावा दिया है। ठीक, और इसका जो है लाभ कालांतर यानी बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया, आसानी से इन क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है ना, यह बात समझ में आई? हाँ, समझ में आ गई होगी। चलिए, तो जिन लोगों ने नहीं खींचा स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब ये सिकंदर मतलब कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में विदेशी आक्रमण समाप्त हुआ। इसमें एक टॉपिक रह गया है, धार्मिक सुधार आंदोलन, वह भी बीच बीच में मैं क्लास लाके आप लोगों को बता दूंगी। थोड़ा सा परीक्षाओं वाला जो इस मामला चल रहा है उसको भी देखना है ना। तो चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, 2-4 लोग ही सिर्फ लाइक करते हैं, देखते हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इसका मतलब या तो पूरे नहीं देखते हैं, या तो देखिए, आप ही की सुविधा के लिए मैं इस पर कोई प्रचार नहीं लगा रही हूँ। लोग तो पैसे कमाने के लिए प्रचार भी लगा देते हैं, है ना। तो अगर मैं इतना सुविधा दे रही हूँ, अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, दूसरों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।